हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार में स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इस वक्त, उस पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन कुछ स्पेसिफिक खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। और बात करें अगर कमोडिटी मार्केट के बिहेवियर की, तो ग्लोबल अनिश्चितता और भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी के बाद क्रूड, रुपया और साथ ही सोने पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके का प्राइस बिहेवियर देखने को मिल रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। ट्रेडिंग के मौके कहाँ, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा अगले आधे घंटे में। हमारे साथ हैं SSG फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज़ के प्रियंक उपाध्याय, प्रति फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, साथ ही एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तेजा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और इंडिया फॉरेक्स एंड एसेट मैनेजमेंट के अभिषेक गोयनका रहेंगे रुपये पर बातचीत करने के लिए। साथ ही विघ्नहर्ता गोल्ड के महेंद्र लुनिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले सोने के प्राइसेस लेकर आते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। हालांकि हम देखें $3400 के ऊपर ही प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, ट्रंप टैरिफ की सिचुएशन जिस तरीके से बनी हुई है, और साथ ही साथ US फेड की मीटिंग जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बनी है, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं इस समय प्राइसेस को। सबसे पहले तो इनफैक्ट महेंद्र जी नमस्कार, भाव को लेकर आपकी राय क्या है? जिस तरीके की चाल सोने ने दिखाई है, जो टारगेट्स हम दिवाली तक लेके चल रहे थे वो ऑलरेडी हासिल हो चुके हैं। लगातार हमने, और इनफैक्ट थोड़ी करेक्शन के बाद जो अगली तेजी होती है वो नए सिरे से देखने को मिलती है। जिस गिरावट की या जिस लोअर लेवल्स को मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ऑब्लाइज होते हुए दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो पहले तो भाव पर ही बताइए, क्या राय है आपकी? थैंक यू दीपाली जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। कई बार अगर अपनी बात हुई है मैम, और दीपाली जी से भी बात हुई, सॉरी मनीषा जी से भी बात हुई है, अगर आपने देखा रहेगा हर टाइम हमें कोई टेक्निकल एनालिसिस बता देते हैं कि बहुत सारी गिरावट का नजरिया दिख रहा है, लेकिन हर बार अपन ने बात करी थी कि कहीं ना कहीं टेक्निकल आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन फंडामेंटल आपको परमिशन नहीं दे रहा है। उसका रीजन भी ये था, जैसे ही गोल्ड के अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रेट कम हो जाते हैं, अगर आप देखते हो कि डॉलर वर्सेस रुपी कम हो जाता है, यानी कि रुपी कमजोर हो जाता है, और इस कारण से गोल्ड के प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ जाते हैं। अभी आज का भी कारण वही है। अगर आप देख पा रहे हो तो 1 लाख के ऊपर जाने के लिए डॉलर वर्सेस रुपीज में रुपी वीक हुआ है, और कहीं ना कहीं वही कारण आ रहे हैं। जैसे कि ट्रंप जो हर रोज उठने के बाद बस एक ही काम होता है कि वही भारत के बारे में कुछ बता दे, तो उसके कारण मार्केट हिल जाता है कुछ, और कुछ एक चीजें आ जाती है, फिर से वहां पे प्रीमियम लगना शुरू हो जाता है। तो ये देखा है 1 लाख के इर्द गिर्द अभी घूम रहा है। मुझे लगता है कि आगे के 3 महीने में गोल्ड का रेट 1,04,000 5,000 के करीब जाएगा। एंड ऑफ द ईयर हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड का रेट 1,09,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। नए साल की शुरुआत हम 1,09,000 से होने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। ओके, मनोज जी आपके क्विक कमेंट्स क्या हैं गोल्ड पर, और स्पेशली US फेड के रेट कट पर? क्योंकि जिस तरीके का हमने US का एम्प्लॉयमेंट डेटा देखा पिछले हफ्ते, जिस तरीके से नॉन फार्म पेरोल्स के आंकड़े 2 महीने से आ रहे हैं, जहां पर हमने डाउन साइड पे आंकड़े आते हुए देखे, कहीं ना कहीं अब एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि सितंबर में तो रेट कट होगा ही, लेकिन दिसंबर में रेट कट को लेकर एक्सपेक्टेशंस और हायर साइड पर है, और ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सपोर्ट करेंगे गोल्ड के प्राइस मूवमेंट को। आपकी राय क्या है, भाव को लेकर क्या व्यू है? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल 2 रेट कट का मार्केट एंटिसिपेशन पहले कर रहा था और वो प्राइस इन भी था, लेकिन जो US के जॉब के डेटा है जुलाई मंथ के, वो उम्मीद से काफी कमजोर है। उसके चलते जो फेड रेट कट का एंटिसिपेशन है वो 2 से बढ़कर 3 रेट कट का हो गया, और उसी के चलते हमने देखा है कि पिछले 2 सेशन में गोल्ड ने एक अच्छी रैली जो है दिखाई है, लेकिन भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी का एक एडिशनल सपोर्ट जो है कीमतों को मिलता हुआ नजर आया है। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतें यहाँ कहीं ना कहीं 1,02,000 के आसपास रजिस्टर करती हुई नजर आएगी, और इंटरनेशनल मार्केट में भी $3450 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गोल्ड के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखने को मिलेगा। लेकिन लंबी अवधि में जहां तक दिवाली या वर्ष के अंत की अगर हम बात करें, तो 1,05,000 से 1,07,000 तक के स्तर सोना इंटरनेशनल मार्केट भारतीय बाजारों में दिखा सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें $3,600 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। तो सोने में यहाँ बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 3,280 सोने के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे, तो कीमतें कहीं भी 98 से 97 की रेंज में आती है, तो वहां पे बाय की रणनीति बना करके चलना चाहिए। ओके, अच्छा महेंद्र जी, इन लेवल्स पर फिजिकल बाइंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट बाइंग कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं?
काफी सारी कम हुई है। अगर आपने देखा रहेगा, हर एक एक्सपर्ट ने आपको बताया होगा कि काफी 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 कम हुई है। ऑल टाइम नीचे की बात कर रहे हैं। तकरीबन 1000 डॉलर हम ईयर ऑन ईयर पे बाय कर रहे थे, वो अभी 600 से 700 टन पे आके रुका हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और कम होने की संभावना है, क्योंकि प्राइस हाइक हो रहा है। लेकिन जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात है, डिजिटल गोल्ड में कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली बाइंग चल रहा है। हमारे पास अगर आप देखो तो मैं आपको बताने में मुझे खुशी हुई कि विघ्नहर्ता गोल्ड में भी बहुत सारी बाइंग आई हुई है। कंटिन्यूअसली लोग बाइंग कर रहे हैं, डिजिटली फॉर्म में लोग इन्वेस्टमेंट करना अभी सीख गए हैं, और यहाँ पर काफी सारी बाइंग हो रही है। क्योंकि काफी सारी चीजें, जैसे आपकी जीएसटी का इश्यू यहाँ पे नहीं होता है, रेट डिफरेंस नहीं होता है, इसके कारण लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईटीएफ में भी देखिए आप, फिलहाल ईटीएफ में भी काफी सारे नंबर्स बढ़े हुए हैं। अच्छा, एक क्विक कमेंट सिल्वर पर भी ले लेते हैं और उसके बाद रुपी पर भी बातचीत करेंगे, रुपी डॉलर इक्वेशन पर भी, क्योंकि डॉलर मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी कमोडिटीज के प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन प्रियंक, सिल्वर पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, करेंसी फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं, ग्लोबल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि चांदी का जो ये तेजी का दौर है ये अभी सिर्फ शुरू हुआ है, आगे शायद और भी ट्रैक्शन देखने को मिले, ना ही सिर्फ इस साल बल्कि अगले साल भी। और इंडिया में भी एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर सिल्वर उभरा है। एक समय में जिसे पुअर कजिन कहा जाता था गोल्ड का, आज इसे न्यू गोल्ड कहा जा रहा है। क्या राय है आपके सिल्वर पर एग्जिस्टिंग रैली के बावजूद भी इन लेवल्स पर, इमीडिएट बेसिस पे लेवल्स कहां देख रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपके टारगेट्स क्या हैं सिल्वर पर? देखिए, गुड इवनिंग। अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सिल्वर में अभी भी काफी अपसाइड बचा हुआ है। ईयर एंड तक हमें एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 120 के आसपास तक सिल्वर के प्राइसेस जा सकते हैं। इन वेरी शॉर्ट टर्म अगर हम करंट भाव से देखें, 1,12,000 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक डिप और एक करेक्शन इन नियर टर्म दिखता है अगेन टुवर्ड्स 110 108 जोन्स तक। वहां पे अगर मिलता है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा 1,08,000 से 1,06,000 के बीच में, जहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बाय ऑन डिप्स रहता है सिल्वर। जो भी करेक्शंस आती है अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर मीडियम टर्म बायर्स के लिए। शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि 1,13,500 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक एक डिप की अपेक्षा है, और डिप में एक बार हम फिर से 1,10,000 1,09,000 के भाव देख सकते हैं। ओके, अच्छा, चलिए, शुक्रिया महेंद्र जी गोल्ड पर अपने कमेंट्स देने के लिए। अब बात कर लेते हैं रुपए की, क्योंकि रुपए में हमने डॉलर के अगेंस्ट नुकसान जो है वो बढ़ते हुए देखा था प्रीवियस सेशन में भी। फॉरेन आउटफ्लोज परसिस्टेंट हैं, इंपोर्टर्स की तरफ से जो डॉलर डिमांड है वो सस्टेन होते हुए दिख रही है, और दूसरी तरफ जो ट्रंप ने अनाउंस किया कि हार्ड टैरिफ्स इंडिया पर लगाएंगे अगर वो कंटिन्यू करते हैं रशियन ऑयल को बाय करना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने इंडियन रुपये पर प्रेशर देखा है। लेकिन अभिषेक जी, जिस तरीके के फंडामेंटल्स इमर्ज हो रहे हैं, क्या व्यू है इस प्राइस मूवमेंट पर? क्या मान के चले कि रुपये में वीकनेस परसिस्ट करते हुए दिखाई देगी, या कैसे देखना है आप फिलहाल फंडामेंटल्स? गुड आफ्टरनून दीपाली। सो रुपया में अगर मैं पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करूं और नेगेटिव फैक्टर्स की बात करूं, तो ज्यादा नेगेटिव फैक्टर्स रुपए में नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फोकस ऑन द ट्रम्प टैरिफ्स एंड द कंटिन्यूअस tweets by Donald Trump on tariffs and buying of Russian oil by India and India's participation in BRICS, जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा। तो उसके अलावा अगर हमारी इन्फ्लेशन को देखें तो ठीक ठाक है, हमारी करंट अकाउंट को देखें तो ठीक ठाक है, ऑयल प्राइसेस जो बहुत रेलिवेंट होता है रुपए के मूवमेंट के लिए वो ठीक है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन पे है वो ठीक है, आपकी ग्रोथ मोटा मोटी ठीक है, थोड़ी स्लो डाउन है अर्निंग्स में, बट इंडिया की ग्रोथ 10-10.5% नॉमिनल पे चल रही है। तो इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी कोई नेगेटिव पॉइंट्स रुपए की वीकनेस के लिए नहीं है। द ओनली शॉर्ट टर्म नेगेटिव पॉइंट राइट नाउ इज आउटफ्लोज ऑफ एफआईआई। एफडीआई में हमें उतना फ्लोज नहीं आ रहा, और डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ्स की पॉलिसीज। मेरे हिसाब से लुकिंग एट हिस्ट्री अगर मैं देखूं तो रुपया
1.5% करीब करीब डेप्रिशिएट कर रहा है इन दिनों, लास्ट 5 सालों से 1.5 से 2%। तो फेयर वैल्यू ऑफ Okay. रुपीज शुड बी क्लोज टू 87 इन FY26, और अब हम करीब करीब 88 के लेवल्स पे कोट कर रहे हैं, अराउंड 87-80। तो 87 के ऊपर जो भी मूवमेंट मिल रही है रुपए में, वो एक न्यूज के कारण वो सस्टेनेबल नहीं है। तो अगर तो ये 88 या 88-20, 88-30 नोबडी नोज, बिकॉज ऑफ द रिटोरिक जाता है, तो वो एक अच्छे लेवल्स होंगे डॉलर सेल करने में और रुपए को खरीदने में, वहां एक पार्टिसिपेशन अच्छी आएगी। तो मेरे हिसाब से इस समय पैनिक करने का सिचुएशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी लेने का सिचुएशन है फॉर द एक्सपोर्टर कम्युनिटी और एनीबडी हु वांट्स टू सेल द डॉलर अगेंस्ट द रुपी। ओके अच्छा, फिर शॉर्ट टर्म फैक्टर्स के विषय जो आपने बात की, उसके हिसाब से क्या रेंज मान के चले रह सकती है? रुपए का जो रेंज है शॉर्ट टर्म के लिए वो 87 से 88-20, 88-30 का पकड़े। अगर, एंड ये मैं सिर्फ टेक्निकली कह रहा हूं, अगर 87 के नीचे मार्केट चला जाता है विथ इफेक्ट ऑफ सम गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम अमेरिका विथ रिगार्ड्स टू सम काइंड ऑफ अ सेटलमेंट, तो वो इमीडिएट ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। क्योंकि दीपाली एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि ग्लोबली यूएस डॉलर का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड नेगेटिव है, तो रुपए का ट्रेंड नेगेटिव बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी रुपए में जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो सब पॉजिटिव है। तो ये शॉर्ट टर्म है, ये रेंज बाउंड रह सकता है 87, 30, 40 तक, मगर इसको देख के किसी को भी लॉन्ग पोजीशंस डॉलर में ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं बनानी चाहिए। चलिए, थैंक यू अभिषेक जी, क्विक कमेंट्स देने के लिए और फंडामेंटल्स डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका। फटाफट से मनोज जी का एक कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी, आपका व्यू क्या है रुपी डॉलर इक्वेशन पर और कैसे आप प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल दीपाली जी, हमने यहाँ पे देखा है कि रुपी ने यहाँ पे डबल बॉटम जो है डॉलर के सामने बनाया था, 88.10 तक के स्तर हम टेस्ट करते हुए नजर आए हैं। हमारा मानना है कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस जो है डॉलर में देखने को मिलेगा। वर्स्ट केस में 88.4050 तक रुपी डेप्रिशिएट हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि वो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा और फिर एक बार यहाँ पे अप्रिसिएशन जो है टुवर्ड्स 87.10 जो है देखने को मिल सकता है। तो वर्तमान लेवल पर यहाँ बाइंग बिल्कुल अवॉइड करके चलना चाहिए। इवन अगर लॉन्ग का पोजीशन हो तो 88 से 88.40 की रेंज में उसको अनवाइंड करने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि 87.10 तक एक बार फिर रुपी अप्रिशिएट कर सकता है। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। हालांकि आज के सेशन में कच्चे तेल में एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट्स जो कि इम्पैक्ट कर रही हैं प्राइसेस को। और ब्रेंट अभी 1% नीचे भले ही हो, लेकिन जिस तरीके से ओपेक प्लस ने सितंबर में 5.47 लाख बैरल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे थ्रेट किया है इंडिया को ओवर रशियन ऑयल परचेजेस, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगे प्राइसेस को। आगे जाते हुए भी ग्लोबल डिमांड सिनेरियो अभी भी वीकर साइड पर ही बना हुआ है। किस तरीके के फंडामेंटल्स, क्या रेंज, क्या प्राइसेस आगे एक्सपेक्ट करें, इस पर करते हैं बातचीत। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने हुए हैं। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो हो रहा है तेल की दुनिया में आपसे बेहतर कोई समझता नहीं है, तो प्लीज़ बताइए क्या मायने निकाले जिस तरीके का ट्रंप का स्टेटमेंट आया, ओपेक प्लस ने सितंबर से जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है, क्या असर आप देखते हैं, कैसे मूव्स है ये? देखिए, जैसे आपने ओपेक की मीटिंग का जिक्र किया, जो ऑनलाइन इन लोगों की मीटिंग हुई थी वर्चुअली, और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं, लेकिन इस समय पूरी दुनिया में जो तेल का बाजार है उसमें जो सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है वो ट्रंप साहब के रवैये से है। जिस हिसाब से वो जो है भारत को कह रहे हैं कि भाई आप जो है मत लीजिए, तरह तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चीन पे भी दबाव डाल रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश ये है कि भाई जो रूस का तेल बाजार में आता है वो कम से कम हो जाए, अगर संभव हो सके तो पूरी तरह से गायब हो जाए। तो आप अंदाज लगा लीजिए, अगर 35 लाख बैरल तो वो कच्चा तेल ही निर्यात करता है रूस, और 25 लाख के करीब प्रोडक्ट्स करता है, पेट्रोल, डीजल, टर्बाइन फ्यूल वगैरह वगैरह, जो तमाम देशों में जाते हैं। तो उनकी ये कोशिश है कि ये बंद हो जाना चाहिए, और जिससे कि रूसी दबाव पे जो है यूक्रेन को लेकर के तो वो दबाव बना सकें। लेकिन मार्केट इसको लेकर के बहुत चिंतित है। भारत ने अंततः जाके कल रात को
मध्य रात्रि में जाकर के उसका जवाब दिया, जिससे बाजार में काफी खुशी हुई है कि भारत ने एक सख्ती का रवैया अपनाया है। इससे पहले चीन ने भी वही लगभग तरीका जो है अख्तियार किया है कि वो भी हम उनकी बात नहीं मानेगा। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है और कि यूरोपियन यूनियन हो या ट्रम्प साहब हो, इस मसले में उनकी बात को नहीं सुना जाएगा। भारत वो करेगा जो राष्ट्र हित में है। तो इससे आपने देखा दुबई के अंदर, सिंगापुर के अंदर जब बाजार खुले, तेल के बाजार खुले, तो उसके अंदर काफी इस बात को लेकर सेटिस्फेक्शन था कि भारत के रवैये से जो कीमत है वो थोड़ा उसी में संयम में रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब देखना पड़ेगा कि ट्रम्प साहब का इस पर क्या जवाब होता है, क्या वो और कुछ नया लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रूस से तेल का निर्यात होता है वो सैंक्शन नहीं है। अमेरिका ने भी उसको सैंक्शन नहीं किया है, ना यूरोपियन यूनियन ने किया है। तो तेल खरीदने में किसी तरीके की रोक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ट्रम्प साहब जो है वो आरोप लगाते हैं कि भारत ने जो है, जैसे उन्होंने कल रात को लगाया 9:30 बजे ट्वीट करके, जिससे पूरी दुनिया में बेचैनी हो गई। उन्होंने कहा भारत रूस से तेल लेता है और उसके ओपन मार्केट में उसको बड़ी मोटे दाम पे बेचता है। भारत तो कच्चा तेल का एक बूंद भी जो रूस से आता है वो निर्यात नहीं करता, ना उसे ओपन मार्केट में बेचता है। तो तथ्य उनके पूरे गलत थे। अगर उनका इशारा प्रोडक्ट्स को था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो वो तो दुनिया भर में करते हैं, खुद अमेरिका भी वही करता है, तो उसमें ऐसी क्या बात होगी। अच्छा तनेजा जी, एक चीज और बताइए, अब ऐसे सिचुएशन में भाव आप किस दायरे में देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, कंसीडरिंग ट्रम्प का थ्रेट, वो कब क्या बोलते हैं वो तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, रशिया किस तरीके से रिएक्ट करता है, या यूएस प्रेसिडेंट क्या अनाउंस करते हैं विद रिगार्ड्स टू रशिया आने वाले लेटर दिस वीक, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में कंफ्यूजन, एक स्केप्टिज्म तो बना हुआ रहेगा ही। ऐसे माहौल में दायरा आप क्या देख रहे हैं, प्राइसेस को लेकर राय क्या है? नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब का जो ट्रम्पिज्म है वो चलता रहेगा, लेकिन तेल जब चीन ने पहले मना कर दिया कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, और अब भारत ने मना कर दिया, दो बड़े आयातक जो है रूस के तेल के, उन दोनों ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया है। तो अब वो ट्रम्पिज्म अपना वो करें, लेकिन उसका नतीजा कोई ज्यादा निकलने वाला नहीं है। दूसरी बात, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि क्वाड का समिट है, बड़ा सम्मेलन है दिल्ली के अंदर, जिसमें ट्रम्प साहब को भी आना है, क्योंकि ट्रम्प में तो जो क्वाड है उसमें तो 4 ही देश सदस्य हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब देखना होगा क्या अगर वो आते हैं तो उससे पहले उनके क्या वक्तव्य आते हैं। क्या अभी तक उन्होंने भारत के बारे में तरह तरह की बातें करी कि भारतीय इकोनॉमी डेड है, अब क्या वो उसको रिपेयर करेंगे, क्या वो आउटरीच करेंगे, क्या वो कुछ गर्माहट दिखाएंगे भारत आने से पहले अगर आते हैं तो। अभी ये बहुत सारे प्रश्न है। तो मुझे लेकिन लगता है कि अब उनका जो ट्रम्प साहब के वक्तव्यों का असर तेल के बाजार में, उसमें थोड़ी नरमी आएगी, उनके वक्तव्य चलते रहेंगे, क्योंकि ना वो चाहते कि रूस का तेल जो बाजार से गायब हो जाए। अगर वो ऐसा होता है तो रूस का तेल बाजार से जो सप्लाई सिस्टम उससे गायब होता है, सबसे ज्यादा परेशानी खुद अमेरिका को होगी, क्योंकि तेल महंगा होगा, और तेल महंगा होगा तो जो अमेरिकी उपभोक्ता है उस पर क्या बीतेगी आप समझते हैं, और वो अमेरिका में महंगाई आएगी, वो एक अलग दूसरी उनके लिए चिंता का विषय हो जाएगा। ओके, चलिए शुक्रिया तनेजा जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। तो ये बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ हैं, मनोज कुमार जैन भी हैं। तो बताइए प्रियंक, पहले तो आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स। आज हमारी पिक बुलियन कॉम्प्लेक्स से रहेगी। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बुलियंस में एक दबाव रह सकता है, तो फ्रॉम ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू सेल की रणनीति करनी चाहिए। गोल्ड में अगर जो उछाल मिलता है अराउंड 1,0700-800 के आसपास, तो सेल किया जा सकता है। 101,600 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, 99,800, 99,400 ये टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी सिल्वर में रहेगी। सिल्वर में भी 1,12,800 के आसपास सेल किया जा सकता है। 1,13,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1,10,000 के टारगेट्स रहेंगे। आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी मनोज जी? दीपाली जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वहां पे निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। स्पेशली अगर जिंक की बात करें तो वहां पे हमने निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए देखी है। तो यहाँ पे अगर डिप्स आते हैं अगस्त वायदा में 264 तक, तो वहां बाय करना चाहिए 264 के स्तर पर। स्टॉप लॉस वहां पे 261 का रहेगा और लक्ष्य 270 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही नेचुरल गैस में भी निचले स्तरों से एक रिवर्सल देखने को मिला है और 255 के जो सपोर्ट से नेचुरल गैस यहाँ होल्ड करता हुआ नजर आया है। तो नेचुरल गैस में भी 260 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। 254 का एक स्टॉप लॉस रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 274 तक के रहेंगे। ओके, अच्छा एग्री कमोडिटी पैक की तरफ नजर डालेंगे तो मनोज जी पहले तो ग्वार पैक पर अपनी राय दीजिए
1% से लेकर 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है दोनों ही कमोडिटीज में, क्या राय रहेगी? यहाँ पे हम देखें ग्वार सीड और ग्वारगम को, दीपाली जी, तो लंबे समय से एक दायरा बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि ग्वार सीड 5400 के स्तर के ऊपर जा नहीं पा रहा है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो 10100 मेजर रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो हमारा मानना है कि ये रेंज आगे भी बनी रह सकती है। ग्वार सीड में 5080 से 5350 का दायरा बना रहेगा। वर्तमान लेवल पे अवॉइड करें। अगर कहीं भी 5100 के आसपास कीमतें आती है वहां पे बाय का नजरिया रखें। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो 9400 से 10100 की रेंज बनी हुई है। तो ग्वारगम में भी 9500 550 की रेंज में अगर कीमतें आए तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। वर्तमान लेवल पे भी दोनों कमोडिटी में अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ओके प्रियंका, क्विक कमेंट आपका नेचुरल गैस पर लगातार गिरावट के बाद भाव थोड़ा सा ऊपर आज के सेशन में, क्या व्यू है इन स्तरों से? देखिए, नेचुरल गैस में हमने देखा है कि जो बेरिश ट्रेंड था वो अभी कहीं ना कहीं ऑन द लोअर लेवल्स वीकेंड हो रहा है। तो यहाँ से मुझे एक लगता है कि रिवर्सल का इंडिकेशंस क्लैरिटी आ रही है। तो यहाँ से 250 255 एक अच्छा बेस रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो वो जब तक इंटैक्ट रहता है मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अगेन टुवर्ड्स 275 280 तक एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस में बाई की रणनीति अपनानी चाहिए ट्रेडर्स को एट लोअर लेवल्स। ओके चलिए, शुक्रिया आपका प्रियंका और मनोज जी दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।